आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड वाले वीडियो पर हैं और इस वाले में समझाना भी है और कुछ एक पार्ट डिक्टेट भी करेंगे, यानी कि लिखना भी पड़ेगा यहीं पर साथ साथ में। और तो हम समझते हैं कि पहले वाला पार्ट कंप्लीट हो गया होगा, उसका कोई बैकलॉग नहीं ना बचा हुआ है, क्योंकि अगर बैकलॉग बचा हुआ रहेगा तो फिर उसके लिए कितना जगह छोड़ोगे और कितना लिखोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बताते हैं आपको कि जो भी चल रहा है उसको साथ में चलते रखो, बाद के लिए नहीं रखेंगे। यहाँ पर टॉपिक दिखाई दे रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन, या इसी को कोलाइड्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एकदम सिंपल तरीके से समझ लो फिर लिखवाते हैं। जैसे अगर आप चीनी लेते हैं, चीनी के पार्टिकल क्रिस्टल तो दिखाई देते हैं आपको, उसको पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं, उसके बाद स्टीर करते हैं, तो देखते हो कि उसके शुगर के क्रिस्टल का साइज जो भी बड़ा है, जो आपको नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आप स्टीर करते जा रहे हैं अब उसका साइज धीरे धीरे क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि अब वो डिसअपियर हो जाता है, अब उसके पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देते। यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे में डिसॉल्व करते हैं तो पार्टिकल का साइज छोटा होता चला जाता है। यानी डिसॉल्व्ड पार्टिकल के साइज के अनुसार से सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल यानी जिसे हमने डिसॉल्व किया है किसी सॉल्वेंट में, अगर उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, तब उन्हें हम लोग कोलाइड्स कहते हैं, यानी इन्हें कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है या फिर कोलाइड्स कहते हैं। अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तब इन्हें सस्पेंशन कहा जाता है, सस्पेंशन। और अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तब उन्हें हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, या सिंपली इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर। यानी कि जब सॉल्यूशन की बात करते हैं, कहते हैं कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या हो गया, छोटा हो गया। और ट्रू सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जिसे डिसॉल्व किया जा रहा है उन्हें सॉल्यूट कहा जाता है, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, ये भी पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तब इसे अगर आप सॉल्यूशन कह रहे हैं तो ये सॉल्यूशन कहना गलत होगा। इसे सॉल्यूशन की बजाय इन्हें क्या कहते हैं, कोलाइड्स। और इसमें हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज नहीं करते। यहाँ पर जिसे डिसॉल्व किया गया उसे सॉल्यूट कहा जाता है, और जिसमें डिसॉल्व किया गया उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जबकि इस वाले पार्ट में सॉल्यूट की जगह पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। यानी जिसे डिसॉल्व किया गया है उसे हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जिसमें डिसॉल्व किया गया उसे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। जैसे एक एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोलाइड्स में और सॉल्यूशन में सर डिफरेंस समझ में नहीं आया। नेकेड आई से तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये होमोजीनियस हैं। इट अपीयर लाइक अ होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। देखने से ये भी होमोजीनियस लगेगा और ये हेट्रोजीनियस ही होता है। जैसे अगर चॉक पाउडर को आप पानी में डाल दिए और स्टीर करोगे तो लगेगा पूरा सॉल्यूशन वाइट हो गया है, लेकिन कुछ देर के बाद में आप छोड़ देंगे तो सारा चॉक पाउडर क्या हो जाता है, सेटल डाउन कर जाता है। तो वो किस कैटेगरी में चला गया, सस्पेंशन। यानी कि ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। इट अपीयर लाइक अ होमोजीनियस बट एक्चुअली इट बिहेव लाइक हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस जैसा। इसके एग्जाम्पल में आते हैं, हमारा ब्लड, मिल्क, इंक, गम, डिजॉल और कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब के सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब लगेगा कि सर मिल्क तो होमोजीनियस है, नहीं, मिल्क भी होमोजीनियस नहीं है। मिल्क को अगर स्टिल छोड़ दिया जाए कुछ समय तक के लिए तो नीचे बॉटम की तरफ में फैट का कंसंट्रेशन परसेंटेज ज़्यादा होगा अपर पार्ट के रिस्पेक्ट में। तो आप सोचो, अगर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है तभी उसको होमोजीनियस कहा जाएगा। अगर कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा और कहीं कंसंट्रेशन कम है तो होमोजीनियस नहीं, उन्हें क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस कहा जाएगा। तो मिल्क हेट्रोजीनियस है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आप में से अगर कोई गांव वगैरह से बिलोंग करते होंगे
तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ शहर में जो डेयरी से दूध लेते हैं तो दूध आता कहाँ से है? गांव वाले से आता है। तो डेयरी की कंपनी का जो गाड़ी होता है वो लेकर के जाता है और अपने एजेंट को वहाँ पर हर एक गाँव में वो रख रखे होते हैं जिनको अपना कमीशन मिलता है। तो वो क्या करते हैं, गांव वाले को कुछ कुछ सजेशन भी आता है डेयरी की तरफ से, हम भी पढ़े हैं। उसमें एक सजेशन ये था कि अगर मान लें कि आपका गाय या भैंस का दूध जो डेयरी में दे रहे हैं और उसका कुछ पार्ट आप अपने यूज के लिए भी रख रहे हैं, तो सजेशन था कि कोशिश ये कीजिए कि गाय या भैंस का दूध जब निकाल रहे हैं तो उस वक्त में गाय या भैंस जो है वो ज़्यादा भड़के नहीं, भड़के कहने का मतलब उछल कूद ज़्यादा नहीं मचाए। अब सब लॉजिक समझ में आएगा धीरे धीरे आपको, वो क्यों, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो पहला दूध आप निकाल रहे हैं वो आप डेयरी में दे दीजिए और उसके बाद वाला जो अंतिम है वो आप अपने घर के यूज का रखिए। रीजन ये, आप जो डेयरी से लेते हैं वो पर लीटर उसका फिक्स है, अगर 52 रुपये लीटर है तो 52 रुपये लीटर है। लेकिन गांव वाले को जो दूध का प्राइस मिलता है वो हर दिन वैरी करता है। किसी एक दिन उनको 40 रुपया मिलेगा, किसी एक दिन 42 रुपया मिलेगा, किसी एक दिन 38 रुपया मिलेगा। उनको जो पैसा मिलता है वो उनके दूध में फैट के परसेंटेज के अनुसार से मिलता है और हर दिन उनके दूध के फैट का एनालिसिस होता है। डेयरी वाला बोलता है कि आप पानी मिला के दीजिए ना, आपका वो बराबरी होगा, घट नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पानी मिलाएंगे तो सैंपल जो निकालेगा वहाँ से दूध में, दूध वाला लेकर के जाएगा तो एक छोटे से शीशी में उसका सैंपल निकाल लिया जाता है कि सैंपल निकालेगा तो उसमें फैट का परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम रहेगा और फैट का परसेंटेज कम रहेगा तो आपका प्राइस कम मिलेगा। अब सोचो क्यों कहा गया कि दूध का पहला वाला दूध जो है वो डेयरी में दीजिए। वो कहता है कि मैमरी ग्लैंड में गाय या भैंस का जो है वो थन जिसे कहते हैं हम लोग, वहां पर पहले से जो दूध है उसमें फैट का परसेंटेज बॉटम की तरफ में ज्यादा हो गया, तो वो जो दूध निकाल करके आप डेयरी में दे रहे हैं तो वहां पर उसमें फैट का परसेंटेज ज्यादा है तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। और आप जो मिल्क यूज कर रहे हैं, फैट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बाकी के जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने घर में यूज करने के लिए उसके बाद वाला रख लीजिए। तो ये इसके होमोजीनियस नहीं, ये इसके किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रोजीनियस नेचर। तो देखने से दूध लगता है होमोजीनियस, कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। हमारा ब्लड ये भी होमोजीनियस जैसा लगता है, लेकिन ये भी कोलाइड्स का एग्जाम्पल है। इंक ये भी कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, उसके बॉटम में परसेंटेज ज़्यादा होगा अपर पार्ट के रिस्पेक्ट में, अगर स्टील छोड़ दिया जाए तब बिल्कुल सस्पेंशन के जैसा बैठ नहीं जाएगा, अगर बैठ जाएगा तब तो वो सस्पेंशन हो गया। परसेंटेज अपर पार्ट में भी रहेगा नीचे में भी रहेगा, लेकिन बॉटम की तरफ में परसेंटेज ज़्यादा होगा अपर पार्ट के रिस्पेक्ट। तो कोलाइड्स का मतलब समझ में आया? कोलाइड इज द स्टेट और कंडीशन in which the dissolved particle has size 1 nanometer to 1000 nanometer। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उन्हें ट्रू सॉल्यूशन कहा जाएगा और 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो उन्हें सस्पेंशन कहा जाएगा। इसमें कोलाइड्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहा जाता है, सॉल्यूट की जगह पे टर्म क्या यूज करते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट की जगह क्या यूज करते हैं? डिस्पर्सन। क्लियर है? इतनी बात को पहले लिखवा देते हैं। देखिए देखो, कोलाइड कोलाइड is the state, collide is the state or condition, a state or condition at which the size of dissolved particle ranging from size of dissolved particle ranging from 1 nanometer to 1000 nanometer, 1 nanometer to 1000 nanometer, 1000 nanometer, अंडरलाइन कर दो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। पैराग्राफ चेंज। इन कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन
colloidal solution, the particle which dissolve, the particle which dissolve is called, dispersed phase, and the substance in which we dissolve the dispersed phase, is called dispersion medium, यानी डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट का इक्विवेलेंट हो गया और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट का इक्विवेलेंट हो गया। सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलेंगे और कोलाइड में सॉल्यूट की जगह पर डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट की जगह पर डिस्पर्सन मीडियम। इसको भी इसी तरीके से लिख लो ताकि जो पार्ट नहीं लिखवा है ज़रूरत का, इसको देखने के बाद में वो भी याद आ जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में आ रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। याद करो ना, हम लोग सॉल्यूशन का भी कई क्लासिफिकेशन पढ़े थे। वहाँ था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक्वस एंड नॉन एक्वस था, नेचर ऑफ कंपोनेंट के अनुसार से, फिर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उसी अनुसार से यहाँ पर भी कई कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले उसी को याद करो, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके अनुसार से टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, फिर था सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। टोटल 9 टाइप्स था। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ सिर्फ 8 टाइप का बनता है, 9 टाइप्स नहीं बनता है। देखो यहाँ पर 8 तो कौन कौन हो गया, यहाँ पर भी आ गया। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये अगर लिक्विड है तो फिर ये सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन ये गैस है तो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड लिक्विड। एक और कौन सा सॉल्यूशन में पार्ट बनता था, गैस। अब रीजन बताता है कि गैस इन गैस को कोलाइड क्यों नहीं कहते हैं। यहाँ बताता है कि गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। दो गैस का मिक्सचर अगर बनाओगे तो वो होमोजीनियस होगा, जबकि कोलाइड किस नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ 8 ही टाइप होता है। यहाँ नोट में लिखे भी हैं, गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर while colloids are heterogeneous in nature. Due to this reason it is not considered as colloid. इसलिए गैस इन गैस को कोलाइड नहीं करते हैं। गैस इन गैस किस कैटेगरी में चला गया, सॉल्यूशन के कैटेगरी में। अब इसका निक नेम वगैरह जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ सॉलिड इन सॉलिड करते हैं तो इसे सोल कहा जाता है, सॉलिड सोल। लास्ट में ये सोल बना हुआ है, एक्चुअली सॉलिड से हट करके ये बना हुआ है सोल। इसके एग्जाम्पल में यहाँ देखो, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन, जिसमें दोनों के दोनों सॉलिड हैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं तब ये सोल बनता है। पेंट, सेल फ्लूइड, ये सभी जो एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड का। वहीं सॉलिड इन गैस, इसमें स्मोक, डस्ट, धुआं जो हम लोग करते हैं तो धुआं में किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, तो बर्न कर रहे हैं तो गैस ज़्यादा अमाउंट में है और उसमें बर्न कार्बन पार्टिकल हैं, तो कार्बन पार्टिकल किस स्टेट में हो गया, सॉलिड में। तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया आपका स्मोक। तो यहाँ पर यह टेबुलर फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा और एग्जाम्पल भी लिखिएगा, जिसमें से जो कॉमन आपको लगे कि जो ध्यान में रख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दिया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, इसमें से ए लिखो, ये वाला पार्ट, ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल स्टेट लिखो, डिक्टेट कर रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल स्टेट of dispersed phase, physical state of dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium।
डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम लिखिए इसके बारे में। बोथ डिस्पर्स्ड फेज, both dispersed phase and dispersion medium, both dispersed phase and dispersion medium can exist in solid, liquid and in gaseous state as well as in gaseous state। आगे लिखिए, on the basis of these physical state, on the basis of these physical state following are the 8 different types of colloids, 8 different types of colloids। अब इसके बाद में ये टेबल आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो 8 लाइन इसके लिए, 9 लाइन इस तरह से जगह छोड़ दो, 2 लाइन जो है नोट में लिखा हुआ है उसके बाद में लिखो। नोट वाला पार्ट समझ में आया है। नॉर्मल जो टाइप बनना चाहिए था गैस इन गैस, वो इसलिए नहीं है क्योंकि गैस इन गैस हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है, होमोजीनियस, और होमोजीनियस सॉल्यूशन का कैटेगरी है, हेट्रोजीनियस होना चाहिए था कोलाइड्स के लिए, तो इसलिए इसका जगह छोड़ दो। देख लो कितने 8 टाइप तो यही हो गया, 1 9 और 2 11, 12 13 लाइन जो है जगह छोड़ दीजिए और इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये बोर्ड वर्क में भी रहेगा या वीडियो को आप रोक करके उसके बाद में भी इसको जो आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग, सुन लो, सेकंड वाला पार्ट है, उसके बाद में फिर लिखवा देते हैं। सब लोग का ध्यान यहाँ रहना चाहिए। यहाँ करें ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज यानी जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन से अलग है और इसके अनुसार से इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक लियोफिलिक और दूसरा लियोफोबिक। फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, अट्रैक्शन, इंटरैक्शन, और फोबिक का मतलब होता है रिपल्सन, हेट, नफरत, ठीक है। ये वर्ड से बना हुआ है, यानी कहता है कि अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी हो, लगाव हो, तब उस कंडीशन में वैसे को हम लोग लियोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं, अगर इनके बीच में एफिनिटी हो तो। अगर इनके बीच में कोई एफिनिटी नहीं हो तब उन्हें कहा जाता है लियोफोबिक कोलाइड्स, नो एफिनिटी। अगर कोई एफिनिटी नहीं है तब उन्हें हम लोग कहेंगे लियोफोबिक कोलाइड, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक इस कैटेगरी में आता है। अब जहाँ पे ऑलरेडी एफिनिटी है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, तो उसे आप आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे आप आसानी से सेपरेट कर लिया और फिर से डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, इसके एग्जाम्पल में आता है स्टार्च सोल, स्टार्च सोल। अब यह स्टार्च सोल क्या है, इसको सूप, ये जानते हैं ना आप, पीते भी होंगे। तो एक्चुअली वो क्या करता है कि सूप पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करके सिंपल थोड़ा सा गर्म कर दिया, आपका सूप तैयार हो गया। स्टार्च पाउडर होता है एक्चुअली, उसे डिसॉल्व करते हैं। उसी सूप को अगर आप ड्राई कर दिए, थोड़ा सा ज़्यादा हीट कर दिए, धूप में भी छोड़ दिए, तो वाटर इवॉपरेट कर जाएगा और फिर स्टार्च पाउडर बचा हुआ रह जाएगा। फिर उसको पानी में डालोगे और फिर से वो बना सकते हो, यानी कि वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। ये इसके किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्सिबल नेचर को, यानी कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, रिवर्सिबल। दूसरा लियोफोबिक कोलाइड, लियोफोबिक कोलाइड उन्हें कहते हैं जो बना हुआ है लेकिन अगर एक बार में इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर गया तो फिर से वो दोबारा नहीं हो सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप ले लो मिल्क को, दूध को, एकदम समझ में आ जाएगा। दूध अगर एक बार फट गया तो दोबारा नहीं सिलाएगा,
जुड़ेगा क्या? चाहे आप लाख कोशिश करते रहिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, फ्रिज में डालिए, कुछ भी कीजिए, एक बार में वो ब्रेक कर गया तो ब्रेक कर गया। रीजन ये है कि वो किस नेचर का है? लियोफोबिक नेचर का है। तो लियोफिलिक और लियोफोबिक का डेफिनेशन समझ में आया? इफ देयर इज एफिनिटी अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, then it is called liyophilic colloid. And if there is no affinity between dispersed phase and dispersion medium, then it is called liophobic colloid. Liyophilic colloid is reversible in nature and it is irreversible in nature. ये irreversible nature का होता है। Liyophilic colloid can easily prepared, इसे आसानी से बना सकते हैं। Liophobic colloid need a special technique, जैसे इंक को भी उस कैटेगरी में रख सकते हैं, गोल्ड सोल को उस कैटेगरी में रख सकते हैं। इंक बनाने के लिए, ब्लैक इंक के लिए कोल को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, कोयले को डिजोल्व किया जाता है। अब जैसे ही बताया गया कि कोयले से ब्लैक स्याही बनाया जा सकता है, तो आप लेकर के पानी में कोयला रगड़ना शुरू करेंगे, लेकिन आप जो रगड़ेंगे ना, तो सस्पेंशन वाले रेंज में चला जाएगा। यानी कि आप चाहे कितना भी महीने से रगड़ेंगे, तो वो जो है आपके सस्पेंशन रेंज में चला जाएगा, वो आपका डिजोल्व नहीं होने वाला है। उसके लिए कोलाइडल मील का जरूरत पड़ता है। जैसे हम लोग गेहूं पिसाने के लिए मिल में जाते हैं, तो गेहूं को पीस करके आटा बना दिया जाता है। ये अलग बात है कि हम लोगों में से अभी भी अधिकांश लोग जो है वो पूछोगे तो बोलता है कि आटा पिसाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो आटा पिसाने जा रहे हैं। ठीक है, आटा तो यार ऑलरेडी पिसाया हुआ है, तो फिर उसको क्या पिसवाने जा रहे हैं? लेकिन तो वो चक्की जो है वो उसके पार्टिकल के साइज को वहां रखता है, और कोलाइडल मूल इतने महीन तक वो कर देते हैं जिसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में चला जाता है, और वो फॉर्मेशन कर लेता है किसका? कोलाइड्स का फॉर्मेशन। तो डिफरेंस भी है एक पार्ट लियोफिलिक और लियोफोबिक को, ये हम लिखवा देते हैं। तो लिखवा देंगे तो उसी को डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। लियोफिलिक में इट हैज एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, उसमें क्या हो जाएगा? इट हैज नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली, इट रिक्वायर अ स्पेशल टेक्निक फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, आसानी से आपको मार्क्स मिले। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को पहले लिखवा देते हैं। हेडिंग डाल लो, उसके बाद फिर डिक्टेट कर देते हैं। लिखिए लियोफिलिक कोलाइड्स में, लियोफिलिक कोलाइड्स देखो, इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड्स, it is the type of colloid which has affinity between dispersed phase and dispersion medium, between dispersed phase and dispersion medium. It is reversible in nature, and can be prepared easily, एग्जाम्पल लिखो, स्टार्च सोल, सोल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे स्टार्च पाउडर सॉलिड स्टेट में है, तो इसलिए इसको डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो उसका एग्जाम्पल ये। दूसरा लिखो लियोफोबिक कोलाइड, देखिए, it is the type of colloid, in which there is no affinity
in which there is no affinity between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. It is irreversible in nature. In nature and need a special technique for its preparation. एग्जाम्पल में मिल्क तो जानिएगा, एक और लिखवा देते हैं दूसरा, गोल्ड सोल, GOLD, गोल्ड सोल यानी मेटल को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो वो भी आसानी से नहीं होगा। इसके लिए स्पेशल टेक्निक, स्पेशल मेथड का जरूरत पड़ेगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहा जाता है, उससे बनाते हैं। अब ये हेडिंग डाल लो आप और इसके लिए जगह छोड़ दो डिफरेंस के लिए। लिख सकते हैं ना आप लोग, लियोफिलिक, जो आगे लिखे हैं उसी को एक बार रिपीट कर लेना है यहाँ पर, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड। क्लासिफिकेशन है कोलाइड्स का, ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, या कह सकते हो कि साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल है उसका साइज कौन सा है उसके अनुसार से बांटा गया। आप बताओ, तो अभी बताए हैं कोलाइडल पार्टिकल का साइज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब इसके अनुसार से इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड। ध्यान से समझना, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, यानी अगर पार्टिकल जिसे डिसॉल्व कर रहे हैं उसके खुद का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, नेचुरली 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, तो वैसे को हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लोग नायलॉन रख सकते हो, नेचुरल रबड़ जो पाया जाता है रबड़ रख सकते हैं, इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत सारे, यानी कि अगर पार्टिकल का साइज, एक्चुअल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, यानी कि जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, 1 नैनोमीटर से छोटा, तो बताओ तो जो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा वो किस रेंज में चला जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन के रेंज में चला जाएगा। लेकिन इसके लार्ज नंबर अगर जुड़कर कोलाइडल रेंज को एक्वायर कर रहे हैं तब इन्हें कहा जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, यानी कि इसके एक पार्टिकल का साइज ऐसे है, इमेजिन करो यहाँ, और बहुत सारे इसी तरीके के पार्टिकल ऐसे ये जुड़ते चले गए। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बहुत सारे ये पार्टिकल यहाँ पे जुड़ गए, यहाँ ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो बताओ तो अब ये अरेंजमेंट का पूरा साइज बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो वैसे कोलाइड्स को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का, इन दोनों को पहले समझ लो फिर एसोसिएटेड को बताएंगे। इफ द साइज ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल, एक्चुअल साइज ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल is ranging from 1 nanometer to 1000 nanometer, then it is called macromolecular colloid, यानी कि ये कोलाइड्स ही है। लेकिन अगर पार्टिकल का अपना साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन अगर इसके लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ गए और जुड़ करके एक बड़े जैसे मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव कर रहे हैं, अब इनके पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में गया है, तो ये तब बना है जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के जैसा ही ये एसोसिएटेड कोलाइड्स भी है। इस एसोसिएटेड कोलाइड्स में ही एसोसिएशन होता है, और एसोसिएशन का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना। फर्क ये होता है कि इसके पार्टिकल्स जो 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के हैं वो न्यूट्रल होते हैं,
जबकि इसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन अबव क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, सीएमसी कहा जाता है, इससे अबव कंसंट्रेशन अगर रहा तो ये आपस में कंबाइन कर एसोसिएटेड कोलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है मिसेल, आगे पढ़ेंगे हम लोग। मिसेल क्या है? सोप मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिसेल का फॉर्मेशन होता है। एक सोप मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये सोप मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़ गए, ऐसे, इस तरीके से, तो इस अरेंजमेंट को मिसेल्स कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जुड़ गया तो इसका खुद का साइज बड़ा हो गया कि नहीं हो? तो छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ भी जुड़ रहे हैं। कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सर मल्टी मॉलिक्यूलर में भी तो वही हुआ, यहाँ हुआ, बिल्कुल वही हुआ है, लेकिन फर्क क्या है सर? तो फर्क ये है कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल जो जुड़ रहे हैं वो न्यूट्रल हैं, और यहाँ जो पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक हैं, यानी कि ये चार्ज है। तो जब चार्ज हैं तब आयन की वजह से इसके लिए किसी पार्टिकुलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का जरूरत नहीं है, लेकिन ये तभी होगा जब कंसंट्रेशन कम से कम क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन तक, यानी कि बिलो सीएमसी वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेंगे, और जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तब वो फॉर्मेशन कर लेंगे मिसेल्स का, यानी कि कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट। क्लियर हुआ? लिखिए, लिखवाते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज लिखो। ऑन अकाउंट ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, नेचर की जगह पे साइज कर दो, ज़्यादा सुटेबल होगा। ऑन अकाउंट ऑफ size of particles of dispersed phase, particles of dispersed phase, इसमें A लिखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देखिए, it is the type of collide, it is the type of collide, type of collide, of collide which particles have, which particles have actual size, which particles have actual size less than 1 nanometer, less than 1 nanometer, 1 nanometer, but its large number, but its large number combine, its large number combine and acquire the size of, and acquire the size of colloidal range, size of colloidal range। इसके एग्जाम्पल में लिख लो, सल्फर सोल, सल्फर सोल, सल्फर में एसिड मॉलिक्यूल होता है, सल्फर सोल, यानी कि इसके एक पार्टिकल का साइज छोटा है लेकिन बहुत सारे आपस में मर्ज कर गए, तब उस कंडीशन में ये बड़ा बन जाता है। आप देखते हो कि चींटी वगैरह को वो जो खाना लेकर के जाती है वो अपने से कई गुना ज़्यादा वजन वाला को लेकर के जाती है, कई गुना ज़्यादा वजन वाले को। तो होता क्या है कि सब मिल गया, यानी कि एक साथ में मिल गया, और जब एक साथ में मिल गया तो अगर 50 ग्राम भी है, अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब में जो है वो। वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी लोग भी करते हैं, सब लोग जो एक साथ में मिल गया तो 20-20 न्यूटन का भी फोर्स लगा रहा है, और 10 आदमी मिल करके लगा रहे हैं तो 200 न्यूटन का हो गया। गाड़ी का जेसीबी को भी ठेल करके इधर से उधर कर देता है, देखते हो बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह को सब पलट देता है, कहीं हंगामा वगैरह होता है तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट लिखो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स।
मॉलिकुलर कोलाइड्स। देखिए, इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड, it is the type of collide which particles have actual size, 1 nanometer to 1000 nanometer, 1 nanometer to 1000 nanometer। ब्रैकेट में लिख देना कोलाइडल रेंज, यानी जो होना चाहिए वही है कोलाइडल रेंज, कोलाइडल रेंज। इसके एग्जाम्पल में लिख लो, रबर, नेक्स्ट लिखो एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, देखो इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड, it is the type of collide which particle we have like electrolyte, at normal concentration, and above a particular concentration, ब्रैकेट में लिख देना CMC, आगे लिखवाएंगे टर्म आएगा, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन कहा जाता है। अभी सिर्फ आप CMC लिख लो, CMC large number of such particle associate and acquire the colloidal range, acquire the colloidal range। एग्जाम्पल लिख लो, मिसेल, MICLLE, मिसेल सोप मॉलिक्यूल के मिलने से होता है, ये अलग टॉपिक ही है, उस वक्त में डिस्कस करेंगे। तो ये इतना हम लोग आज पढ़े कोलाइड्स के बारे में। ये देखो यहाँ पर सोप मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया हुआ है। ये सोप मॉलिक्यूल ऐसे नॉर्मल कंसंट्रेशन में एक एक करके इंडिविजुअली इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन जब ये सभी एक तरीके से अरेंज कर जाते हैं तब ये अरेंजमेंट का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में चला आता है। इसी को मिसल्स कहा जाता है। इस रेडियल अरेंजमेंट को मिसल कहते हैं। ये सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में। क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ये भी अगले क्लास में लिखवाएंगे सोप को अलग से ही। फिर आएगा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, लियोफिलिक और लियोफोबिक कोलाइड, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन आएगा, ये सारा पार्ट, पेप्टाइजेशन, ये सारा। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि अगले क्लास में आपका ये कोलाइड्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा देंगे। फिर आगे जो बचा हुआ है उसको लेकर के चलेंगे। आज यहीं तक, बाकी अगले। Thanks for watching this video.